Chapter 741 I still plan to steal him from you. लगता है मैं आज आपके साथ प्रशिक्षण लूंगा। इलियाना ने खर्राटा लिया। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए भाग्यशाली है। अल्लूरा हंसा। आप भाग्यशाली हो। इलियाना ने अपना सिर झुकाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह आपके लिए लकी कैसे है, लेडी अल्लूरा? मुझे एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। बेशक यह मेरे लिए भाग्यशाली है ना? अल्लूरा ने उत्तर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जो कहते हैं उसका मतलब वह नहीं है? एलियाना ने सवाल किया। चलो एलियाना, बच्चों की तरह व्यवहार मत करो। जाहिर है मैंने जो कहा उसका वह मतलब नहीं था। ये व्यंग्य था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं? अल्लूरा ने हंसते हुए हंसी उड़ाई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एलिंगर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका मुंह निराशा से हिल गया। आप स्पष्ट रूप से एक प्रसिद्ध प्रतिभा से कहीं अधिक हैं। आप सभी सेक्स अब्यूज की आशा हैं। अल्लूरा मुस्कुराया। उम्मीद है कि वे आपके जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं देख पाएंगे। तुमने क्या किया? क्योंकि वे एक टीम में 2 रानियां नहीं रख सकते, अब क्या वे ऐसा कर सकते हैं? आखिरकार यह टीम को अंदर से नष्ट कर देगा। आर सही है। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे जैसी 2 रानियां, वह कितना बुरा सपना होगा। ठीक है, इसे रोको। एलियाना, अगर अल्लूरा के पास वास्तव में अभी भ्रम डालने की शक्ति होती, तो भले ही आप एक ग्रैंड सेज कल्टीवेटर हो, आप अभी अपने घुटनों पर होते। आप दोनों को एक दूसरे को देखे अभी 30 सेकंड ही हुए हैं। आप इतनी बुरी तरह कैसे हार सकते हैं? और अल्लूरा, मैंने तुम्हें कभी वह करने की अनुमति नहीं दी जो तुमने किया। अगर आप इस तरह लोगों को निशाना बनाना बंद कर देंगे तो मैं इसकी सराहना करूंगा। चेहरे पर सख्त भाव वाला एक व्यक्ति अंदर आया। वह अल्फ्रेड अगर था, एक इनक्यूबस और अल्लूरा पढ़ाने वाले प्रशिक्षकों में से एक था। ईमानदारी से कहूं तो जब अल्लूरा नहीं थी तो उसे यह आदमी बहुत पसंद नहीं था। खैर, आखिरकार वह एक इनक्यूबस था और उस पर एक हास्यास्पद रूप से मजबूत। वह इनक्यूबस की सेक्स ड्राइव के बारे में जानती थी। अगर वह वास्तव में नियंत्रण खो देता तो अल्लूरा सुरक्षित नहीं होता। उसके साथ समय बिताना अल्लूरा ऐसा नहीं करना चाहता था। हालांकि आखिर में आयशा ने उसे ऐसा करने के लिए मना लिया। वह शाही परिवार द्वारा संरक्षित थी। ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से रिस्लित द्वारा चुने गए प्रशिक्षक नहीं होंगे। ये लोग जानते थे कि रिस्लित किस प्रकार का व्यक्ति था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे कोई मूर्खतापूर्ण प्रयास करेंगे। वैसे भी जैसे जैसे समय बीतता गया, अल्लूरा को नए वातावरण की आदत हो गई और उसकी ताकत हास्यास्पद गति से बढ़ गई। मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रशिक्षक अल्फ्रेड। अल्लूरा ने सिर झुका लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एलियाना ने अल्फ्रेड की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। अल्लूरा, वह कुतिया उसके साथ खेलती थी। वह अपने मन में झांकने के बहुत करीब थी। वह वास्तव में अल्लूरा जैसे व्यक्ति से हार गई जो सक्कुबस भी नहीं था। इलियाना ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वैसे भी मैंने तुम 5 को यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। उन शब्दों ने सभी का ध्यान खींचा, यहाँ तक कि इलियाना का भी। प्राचीन परीक्षण 1 महीने में खोले जाएंगे, इसलिए तैयार रहें। तो क्या इसका मतलब? इलियाना बोली। हाँ, इसका मतलब है कि आप 5 लोग इस बार ट्रायल में प्रवेश करेंगे। बधाई हो, अल्फ्रेड, एक छोटी सी मुस्कान के साथ जो उसके सख्त चेहरे पर थोड़ी असामान्य लग रही थी। बेशक, मुझे उम्मीद है कि ट्रायल के दौरान आपने मुझे जो दिखाया था आप उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको शर्मनाक दृश्य दिखाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ दोहराया नहीं जाएगा, खासकर ट्रायल के अंदर। यह अच्छा है। ध्यान रखें, आप सभी को आपकी उत्कृष्टता के कारण चुना गया था, तो किसी भी चीज़ को आप पर हावी न होने दें। क्या ये स्पष्ट है? हाँ, प्रशिक्षक अल्फ्रेड। इस पिछले महीने में आपको कोई और प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। आप पिछले दशक में पहले ही बहुत कुछ सीख चुके हैं। यह महीना आपका है। मुझे यकीन है कि आप इतने परिपक्व होंगे कि आप जो करना चाहते हैं उसे चुन सकेंगे और खुद को तैयार कर सकेंगे। रास्ता आपका यहाँ कोई काम नहीं है, अल्फ्रेड ने आदेश दिया। वे 5 घूमे और कमरे से बाहर चले गए। लेडी आयशा। हालांकि जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, एक बैंगनी बालों वाली महिला उनके सामने आई और उन्होंने सिर झुका लिया। खैर, 5 में से 4 झुक गए। अल्लूरा ने नहीं किया। आयशा। वह बस मुस्कुरा दी। आपने खबर सुनी? आयशा ने सवाल किया। मैंने किया, अल्लूरा मुस्कुराया। वह और आयशा चलते रहे और एक बार जब वे काफी दूर हो गए तो अन्य 4 सक्कुबस ने झुकना बंद कर दिया और अपने अपने कमरे की ओर चल दिए। घबरा रही हूँ। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? आयशा ने सवाल किया। आयशा, ट्रायल कितने समय तक चलता है? अल्लूरा ने सवाल किया। ठीक है, ये निर्भर करता है। ये हर किसी के लिए अलग है। इसमें दशकों या कभी कभी सदियां भी लग सकती हैं। हालांकि परीक्षण के अंदर समय का प्रवाह वास्तविक दुनिया से अलग है, इसलिए वास्तव में इतिहास में दर्ज अधिकतम समय है 1 महीना। 1 महीना हो?
अल्लूरा बुदबुदाया, आयशा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अचानक अल्लूरा बोला, यह क्या है? आयशा ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। इस महीने के लिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। हो, आपसे यही तो पूछा गया है। आयशा जवाब देना चाहती थी, हालांकि अल्लूरा ने बस उसकी ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति देखकर आयशा समझ गई कि उसकी दोस्त क्या चाहती है। आप हवेली छोड़ना चाहते हैं? ये सही है। क्यों? यहाँ बहुत सारी आंखें हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई नज़र नहीं रखता, तुम्हें ये पहले से ही पता है ना? तुम अब भी जाना चाहते हो? चीज़ें इतनी सरल नहीं हैं, है ना? अल्लूरा ने बस आयशा की ओर देखा। अल्लूरा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि यह क्या है। 1 साल हो गया आयशा। अल्लूरा ने उत्तर दिया, चूंकि आप नक्श से मिले। हाँ, मुझे पता है। मुझे भी उसकी याद आती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अल्लूरा की शुरुआत आयशा से हुई और अचानक आयशा की आंखें चौड़ी हो गईं। अल्लूरा, वह ब्लड कॉन्टिनेंट में है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप 1 महीने के भीतर उससे मिल सकें। रुको, आप उससे मिलने के लिए ट्रायल को मिस नहीं करने जा रहे हैं, क्या आप हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं इस ट्रायल के लिए पूरे 1 साल तक उससे दूर रहा। क्या आपको लगता है कि मैं उस बलिदान को बर्बाद कर दूंगा? तो फिर आप हवेली क्यों छोड़ना चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है अगर वह यहाँ चुपचाप घुस आए तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ या कोई भी ध्यान नहीं देगा? लेकिन जब कैसे होगा, उसके बारे में चिंता मत करो। बस मुझे बताओ, क्या आप एक जगह की व्यवस्था कर सकते हैं? तुम्हारी माँ की पहुँच से बाहर। एक शर्त पर, आयशा बोली। तुम्हें भी उससे मिलना है ना? अल्लूरा मुस्कुराया। आयशा वापस मुस्कुराई। मैं अब भी उसे तुमसे चुराने की योजना बना रहा हूँ। बहरहाल, उसके साथ किस्मत अच्छी रहे। अल्लूरा हंसा। अध्याय 742। क्या आप भूल गए? मैं सेक्स दानवों के साथ रह रहा हूँ। ओह अल्लूरा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। भले ही नक्श के पास राक्षसों के महाद्वीप में आने का रास्ता हो, उसे कैसे पता चलेगा कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं? पापीडा न्यू एयोटा से ओमा आयशा ने अल्लूरा के पीछे वाले कमरे में जाते हुए सवाल किया। ये कमरा वह कमरा था जिसमें आयशा अक्सर आती है जब भी वह कुछ समय अकेले बिताना चाहती है। चूंकि यह कमरा मुख्य हवेली के बाहर था, ऐशेत की यहाँ आंखें नहीं हैं। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की निजता का भी सम्मान किया। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि आयशा यहाँ कम सुरक्षित थी। लस्ट स्टेट का नियम सरल था, जिस क्षण कोई भी बेटी हवेली छोड़ती थी, कम से कम एक अंगरक्षक को तैयार रहना पड़ता था। कॉल टैबलेट का उपयोग करके एक कॉल और एक पूरी सेना इस घर को सेकंडों में घेर लेगी। बेशक, उसे इसके बारे में पता होगा। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे यकीन है कि उसे मेरी बोरियत का एहसास होगा और मैं उसे कितना याद करती हूँ। उसे अभी अपने रास्ते पर होना चाहिए। अल्लूरा हंसा। अल्लूरा, मैं बच्चा नहीं हूँ। हालांकि आयशा के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। वह गंभीर उत्तर चाहती थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अल्लूरा को एहसास हुआ। बेशक मैं नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ। वह समझ सकता है कि आप उसे मिस कर रहे हैं, इसलिए वह यहाँ आ रहा है। वास्तव में, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ सचमुच संभव है? बिल्कुल है। तुम किस बारे में बात कर रही हो आयशा? अरे, मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ। आयशा जवाब देने ही वाली थी, हालांकि अपने वाक्य के बीच में ही वह रुक गई। वह आवाज़, यह अल्लूरा का नहीं था। साथ ही अल्लूरा उसके सामने खड़ी थी। आवाज़ पीछे से आई। आयशा पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें भय से फैल गईं और वह नक्श, वह हकलाने लगी। तुम्हारे हाव भाव बहुत अच्छे नहीं लगते। क्या तुम मुझे देखकर इतने दुखी हो? दुख होता है। नक्श ने आयशा की आंखों में देखते हुए चंचलता से मुस्कुराया। नक्श, ये तुम हो? आयशा चिल्लाए। बेशक यह मैं ही हूँ। नक्श मुस्कुराया। तुम कैसे हो मेरे दोस्त? उन्होंने सवाल किया। मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? बेशक मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया, नक्श ने उत्तर दिया। आयशा फिर अल्लूरा की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर हैरान करने वाला भाव इतना मनोरंजक था कि अल्लूरा लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अल्लूरा ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। वैसे भी आयशा, अब तो मिल गए ना। मैं आप दोनों को बाद में एक दूसरे से मिलने दूंगा, लेकिन अभी के लिए क्या आप कृपया हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं? लंबे समय के लिए नहीं। मुझे बस लगभग चाहिए 8 घंटे। अल्लूरा ने अनुरोध किया। ओ बेशक। आयशा, जो स्पष्ट रूप से मानसिक स्थिति में नहीं थी, हकलाते हुए सिर हिलाया। फिर वह घूमी और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई और नक्श को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई भूत देखा हो। नक्श बस मुस्कुराया। उसे यह प्रतिक्रिया प्यारी लगी। हालांकि जल्द ही वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत समय हो गया मेरे प्रिय। नक्श की बाहों में जाते ही अल्लूरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैंने तुम्हें याद किया।
उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपाते हुए बुदबुदाया। मैंने भी तुम्हें याद किया, नक्स ने उत्तर दिया। उसने अपनी ठुड्डी उसके सिर के ऊपर रखी और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर घूम गईं और उसे अपने करीब खींच लिया। वे दोनों कुछ देर तक उसी स्थिति में रहे, किसी शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरे साल भर बाद आखिरकार एक दूसरे को गले लगाने के बाद उन्हें जो राहत महसूस हुई वह अभिभूत करने वाली थी। बहुत सारी भावनाएं जो दबी हुई थीं बाहर आ गईं। शब्द केवल स्थिति को और अधिक जटिल बना सकते थे, इसलिए उन दोनों ने अपने दिल की बात करने का फैसला किया। 10 मिनट बाद नक्स ने अंततः अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से अल्लूरा की पीठ को रगड़ा। मिमी, अल्लूरा मच्छर जैसी आवाज में बुदबुदाया। आप अलग महसूस करते हैं। नक्स बुदबुदाया, फिर भी अल्लूरा को हिलने नहीं दिया। बेशक अल्लूरा का ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। ऐसा कैसे? अल्लूरा ने सवाल किया। उसका सिर अभी भी नक्स की छाती में दबा हुआ था। मुझे नहीं पता। तुम्हें अधिक सेक्सी महसूस होता है। इस बार अल्लूरा ने अंततः अपनी आंखें उठाईं, फिर अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ उसने नक्स की आंखों में देखा और सवाल किया, क्या आप निश्चित हैं कि यह आपकी दबी हुई भावनाएं नहीं कह रही हैं? ठीक है, काफी समय हो गया है ना? नक्स हंसा। अल्लूरा भी हंसा। लेकिन नहीं, आप निश्चित रूप से पहले से अलग महसूस करते हैं। समझाना मुश्किल है, लेकिन आपका आभा मंडल, यह अधिक मनमोहक, अधिक आकर्षक और जैसा कि मैंने पहले कहा, अधिक सेक्सी लगता है। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा दिल चुरा सकता हूँ? आप वह चीज़ क्यों चुराएंगे जो आपके पास पहले से है? नक्स ने वापस प्रश्न किया। मुझे नहीं पता। प्रभुत्व जताने के लिए या सिर्फ इसलिए कि मैं ये करना चाहता हूँ? आखिर मुझे कौन रोक रहा है? अल्लूरा ने सवाल किया। नक्स ने उसकी आंखों में देखा और फिर सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, आप निश्चित रूप से पहले से अलग महसूस करते हैं। हाँ टिल्ड, क्या आप भयभीत हैं? आप आश्वस्त हो रहे हैं, है ना? नक्स अपना सिर अल्लूरा के सिर के पास ले गया और मुस्कुराया। हालांकि अल्लूरा पीछे नहीं हटी। उसने सीधे नक्स की सुनहरी आंखों में देखा और मैं आत्मविश्वास से पैदा हुआ था। फिर अचानक से नक्स ने अल्लूरा को अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और नक्स मुस्कुराया। लगता है मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि बॉस कौन है, नक्स ने टिप्पणी की। कोशिश करने के लिए आपका स्वागत है। क्या आपको नहीं लगता कि आप जीतेंगे, है ना? क्या आप भूल गए, मैं सेक्स दानवों के साथ रह रहा हूँ? और आपका अभिप्राय क्या है? जब सेक्स की बात आती है तो वे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप जानते हैं। आपको भी इस बात पर विश्वास नहीं है क्या? मैंने कुछ तरकीबें सीख ली हैं। ओह हाँ, जरूर। आपने बिना किसी साथी के वो सारी तरकीबें सीख ली, समझ गए। किसने कहा कि मेरा कोई साझेदार नहीं है? आपकी जानकारी के लिए, मेरे कई प्रेमी थे। ओह, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे मारना है। वे कौन हैं? तुम्हें देखो, तुम इस तरह ईर्ष्यालु हो रहे हो। कौन ईर्ष्यालु है? मैं केवल वही शब्द कह रहा हूँ जो आप मुझसे कहलवाना चाहते थे। मैं चाहता था कि आप कहें। अल्लूरा ने संदेह से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आपके अन्य साथी थे। नक्स की अभिव्यक्ति बिल्कुल ऐसी ही थी। टस्क। अंत में अल्लूरा ने बस नाक में दम कर दिया। नक्स हंसा। फिर वह अल्लूरा को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर कूद गया। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और ठीक है, आइए देखें कि आपने अपने अन्य साझेदारों के साथ क्या अभ्यास किया है। क्या हम ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये घृणित लगता है। अल्लूरा ने खेल रोक दिया। नक्स मुस्कुराया। उसने अल्लूरा के होंठ बंद कर दिए और फिर जैसी आपकी आज्ञा मेरे प्रिय, नक्स ने अपना लबादा उतारते हुए बोला। अध्याय 743। वह कहाँ गया? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जल्दी नहीं हार गए जो इतने आत्मविश्वास से काम कर रहा था? नक्स ने अल्लूरा पर नजर डालते हुए सवाल किया, जो उसके ठीक बगल में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मिमी। हालांकि अल्लूरा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना चेहरा नक्स के पास ले जाकर और उसे गले लगाते हुए प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। अल्लूरा को इस तरह से व्यवहार करते देख उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई और उसने उसे वापस गले लगा लिया। तुम बहुत प्यारे हो, नक्स ने खर्राटा लिया। मुझे पता है। अल्लूरा ने नक्स के होठों को धीरे से चूमते हुए चंचलता से मुस्कुराया। तुम मुझे हरा नहीं सकते प्रिय। वह हंसी। अरे हाँ, अनटिल्ड। अचानक अल्लूरा जोर से कराह उठी जब नक्स ने उसके बट को पकड़ लिया। उसका निचला शरीर पहले से ही उनकी पिछली गतिविधियों के कारण बहुत संवेदनशील था। बस थोड़ा सा स्पर्श उसके लिए हिंसक प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि नक्स ने सीधे उसके बट को पकड़ लिया। ये बहुत ज्यादा था। हंटिल्ड एंड नक्स, यह हंटिल्ड नहीं है। हालांकि नक्स खत्म नहीं हुआ। उसने अल्लूरा के कोमल नितंबों को घुटनों से दबाना जारी रखा। अल्लूरा के पहले से ही संवेदनशील शरीर में खुशी के झटके भेजे और उसे याद दिलाया कि पहले क्या हुआ था। आप फिर क्या कह रहे थे? क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकते हैं? नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। वह सी धोखा। अल्लूरा हकलाया।
नक्स अभी भी उसके नितंब को धीरे से रगड़ रहा था, हालांकि उसकी हल्की रगड़ भी उसके शरीर में और अधिक झटके भेजने के लिए पर्याप्त थी। अल्लूरा को अपना शरीर कमज़ोर महसूस हो रहा था। उसके होंठ पहले से ही कांपने लगे थे। यदि ऐसा पहले होता तो वह बस नक्स पर कूद जाती और उसके साथ बिस्तर पर लुढ़क जाती। हालांकि समस्या ये थी, वे पिछले 6 घंटों से ऐसा कर रहे हैं। उसका शरीर, उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। तथ्य यह है कि वह अब भी बेहोश हुए बिना बात कर सकती थी, पहले से ही पर्याप्त था। हालांकि नक्स वह सब कर रहा था जो उसे फिर से उत्तेजित कर रहा था, और अगर वे इसके बाद एक और दौर के लिए जाते हैं तो अल्लूरा को 100% यकीन था कि वह बेहोश हो जाएगी। और यह कुछ ऐसा है जो वह नहीं चाहती। वह जानती थी कि नक्स यहाँ केवल सीमित समय के लिए है, इसलिए वह उसके साथ जितना संभव हो उतना समय बिताना चाहती थी। इसलिए ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ। आप जीतते हैं। क्या आप अब खुश हैं? अब इसे बंद करो। आखिरकार अल्लूरा ने हार मान ली। नक्स मुस्कुराया, उसका हाथ अल्लूरा की पीठ के निचले हिस्से पर चला गया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम झुक जाओगे। मैं बेहोश नहीं होना चाहता। अल्लूरा ईमानदार था। चिंता मत करो, मैं अलविदा कहे बिना नहीं जाऊंगा। नक्स मुस्कुराया, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। अल्लूरा बोला, क्या हम हर दिन बात नहीं करते? नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। वह अलग है। टेलीपैथी का उपयोग करना ठीक है, लेकिन अब जब आप मेरे सामने हैं तो यह अलग है। अल्लूरा थोड़ा मुस्कुराया। नक्स मुस्कुराया, फिर उसने अल्लूरा को थोड़ा सा हिलाया, फिर उसकी पीठ उसकी ओर करते हुए उसने उसे पीछे से गले लगाया और अपने हाथ उसके पेट पर रख दिए। नक्स की छाती को अपनी पीठ पर महसूस करते हुए अल्लूरा को सुरक्षा, राहत और आराम की एक अजीब भावना महसूस हुई। तो मेरी प्यारी पत्नी, क्या हम बात करें? नक्स बोला। अल्लूरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने सिर हिलाया। मुझे उन्हें शुरू करने दो। क्या आप? समय बीतता गया। नक्स और अल्लूरा ने एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक बातचीत की। कभी कभी इस तरह समय बिताना सिर्फ सेक्स करने से कहीं ज़्यादा तरोताज़ा करने वाला होता था, और नक्स ने इसे समझा। टेलीपैथी और एक दूसरे से दूर से बात करने से आखिरकार थोड़ी ही मदद मिल सकती है। वास्तव में जब अपनी पत्नी को ज़रूरत हो तो उसके लिए मौजूद रहना अलग बात थी। और अभी प्राचीन परीक्षणों के करीब आने के साथ अल्लूरा को उसकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट भाव के साथ अल्लूरा और नक्स आखिरकार कमरे से बाहर आए और उन्होंने देखा कि आयशा उनका इंतजार कर रही है। हे टिल्डा, आप दोनों को थोड़ी देर लग गई। आयशा ने अपने चेहरे पर एक जानने वाली और विकृत मुस्कान के साथ बात की। अल्लूरा थोड़ा शर्मा गई और ये रिएक्शन देखकर आयशा भी थोड़ा चौंक गई। क्या ये सचमुच वही अल्लूरा था? आखिर वह प्यार में डूबी एक छोटी लड़की की तरह वहां क्यों खड़ी थी? इतना खुलापन भरा, उसके चारों ओर उसकी सामान्य करामाती और आत्मविश्वासपूर्ण आभा का एक अंश भी नहीं था। अभी मानव कौतुक के बजाय अल्लूरा कमजोर दिख रहा था। लेकिन आयशा समझ नहीं पाए क्यों। अल्लूरा खुलेपन से भरी हुई थी। अगर कोई सक्कुबस वास्तव में उस पर अभी हमला करने की कोशिश करता तो अल्लूरा बुरी तरह हार जाता। ये बिल्कुल दयनीय था। लेकिन ये दयनीय अल्लूरा इतना सुंदर क्यों दिख रहा था? आयशा समझ नहीं पाए। उसने नक्स पर नजर डाली, जिसने अल्लूरा के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसका समर्थन कर रहा था, और किसी कारण से उसे ईर्ष्या महसूस हुई। वह अल्लूरा की जगह रहना चाहती थी। वह भी बनना चाहती थी उसकी तरह दयनीय। ये एक नया एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसे वह समझ नहीं पाए। आयशा, अल्लूरा ने मुझे बताया कि तुमने उसकी कितनी मदद की। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि मैं वास्तव में तुम्हारा आभारी हूं। नक्स की बातें सुनकर आयशा अंततः अपनी चिंता से बाहर आई और मुस्कुराए। बेशक, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना? अल्लूरा मेरी दोस्त है। जब तक वह वासना की स्थिति में है, मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हें वापस भुगतान कैसे करूं। ओह, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें वापस भुगतान करवाऊंगा। आयशा ने नक्स के पूरे शरीर को स्कैन करते हुए विकृत रूप से मुस्कुराया और अपने होठों को आकर्षक तरीके से काटा। ठीक है, जब तक आप मेरा शरीर नहीं मांगते, मैं आपको भुगतान करने के लिए कुछ भी करूंगा। आप देखिए, मैं अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहूंगा। नक्स ने उत्तर दिया और उसका उत्तर सुनकर अल्लूरा और आयशा दोनों ने अपनी आंखें घुमा लीं। मैं देख सकता हूं कि तुम कितने शुद्ध हो, चिंता मत करो। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आप दोनों 9 घंटे तक उस कमरे के अंदर थे। मेरा मतलब है, मैं समझ गया कि 1 साल हो गया है, लेकिन 9 घंटे। लानत है। क्या ये सचमुच इतना आश्चर्यजनक है? मैंने सोचा था कि तुम सेक्स दानव लंबे समय तक चलोगे। बिल्कुल, हम कई दिनों तक चल सकते हैं, कुछ तो महीनों तक भी चल सकते हैं। मैं तो हैरान था क्योंकि आप इंसान आमतौर पर केवल 1 घंटे के लिए ही चलते हैं। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे थे। नक्स मुस्कुराया। मैं समझ गया। आयशा ने सिर हिलाया। वैसे भी मैं जानना चाहता हूँ, नक्स, आप यहाँ कैसे आए? स्वागत।
और ध्यान रखें, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि मैंने आपका इतना विश्वास अर्जित कर लिया है कि अंततः आप मुझे अपने कुछ रहस्य बताना शुरू कर सकें, है ना? नक्स ने कुछ देर आयशा की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। पापी डा न्यू आयोटा से ओमर ठीक है। हालांकि जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर हो गई। आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है? नक्स ने आयशा की ओर देखा और सवाल किया। आयशा ने सिर हिलाया। तो फिर ध्यान से देखना, नक्स ने उत्तर दिया। फिर वह अल्लूरा की ओर मुड़ा और अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बुदबुदाया। मुझे जाने की जरूरत है। अल्लूरा समझ गई कि कुछ हुआ है, इसलिए उसने सिर हिलाया। सुरक्षित हों, नक्स ने सिर हिलाया और फिर वह गायब हो गया। ये देखकर आयशा के हाव भाव बदल गए। कहाँ गया? आयशा ने अल्लूरा की ओर देखा और सवाल किया। उसे रक्त महाद्वीप में होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अल्लूरा ने उत्तर दिया और उसका उत्तर सुनकर आयशा की आंखें सदमे से फैल गईं। क्या? चैप्टर 744 सराउंडेड। आधी रात थी और नक्स की पत्नियां उस तंबू के अंदर आराम कर रही थीं जिसे उन्होंने आयशा द्वारा दिए गए कपड़े से बनाया था। जाहिर है, चूंकि आयशा ही थी जिसने उन्हें ये दिया था, ये कपड़े का एक सामान्य टुकड़ा नहीं था। इसमें अपने चारों ओर एक बाधा डालने की क्षमता थी, वह बाधा जो दूसरों पर भ्रम पैदा करती है कि कपड़ा और कपड़े के अंदर सब कुछ है नहीं होना। हाँ, कपड़े के इस टुकड़े ने नक्स और उसकी पत्नियों को खतरनाक सितारा जानवरों से भरे जंगल के बीच में छिपकर रहने की अनुमति दी। बेशक कई प्रतिबंध भी थे। जैसे ही कपड़े का टुकड़ा हिलेगा, अवरोध गायब हो जाएगा और केवल 10 सेकंड बाद ही सक्रिय होगा। यदि व्यक्ति को पहले से ही 100% आश्वासन के साथ पता है कि यहाँ एक तंबू है, तो बाधा का भ्रम काम नहीं करेगा। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, और यदि कोई अपने परिवेश को समझने के लिए मन का उपयोग करता है, तो वह निश्चित रूप से पाएगा कि वहाँ कुछ है, और निश्चित रूप से कुछ चारों ओर देखने के बाद वह स्पष्ट रूप से तंबू के बारे में पता लगाएगा। हालांकि इतनी सारी सीमाओं के बाद भी स्टैंग ने नक्स और उनकी पत्नियों की बहुत मदद की है। पिछले वर्ष जब वे तंबू के अंदर आराम कर रहे थे, तब उन्हें केवल लगभग 10 जानवरों से लड़ना पड़ा। एक बड़ी संख्या इस बात पर विचार करते हुए कि ब्लड कॉन्टिनेंट में आने वाले अधिकांश साहसी लोग स्टार बीस्ट्स द्वारा रात में घात लगाकर किए गए हमले के कारण मर जाते हैं। हालांकि स्टार बीस्ट्स रक्त महाद्वीप में एकमात्र खतरा नहीं थे। दरअसल कोई भी खुद को भाग्यशाली मान सकता है अगर उसका सामना किसी स्टार जानवर से हो। इस महाद्वीप में असली खतरा वह नस्ल है जिसके नाम पर इस महाद्वीप का नाम रखा गया है। और 1 साल तक यहाँ रहने के बाद नक्स की पत्नियों का आखिरकार उनसे सामना हो गया। रात का शासक पिशाच। हाँ, अभी उनका तंबू 50 पिशाचों से घिरा हुआ था। ठीक है, आइए इसे सभ्य बनाए रखें। क्या हम, आप और मैं दोनों जानते हैं कि हमने आप लड़कियों को घेर लिया है। आप भी जानते हैं कि आपकी वह छोटी सी बाधा हम पर पूर्णतया अप्रभावी है। तो आप सब बाहर क्यों नहीं आ जाते ताकि हम बुद्धिमान जातियों की तरह एक दूसरे से बात कर सकें? पिशाचों के सरदार जैसा दिखने वाला व्यक्ति बोला। आखिरकार आपने खुद को दिखाने का फैसला किया। अचानक सुनहरी आंखों वाला एक सुंदर काले बालों वाला आदमी तंबू से बाहर आया और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोला। उसके पीछे उसकी पत्नियां भी तंबू से बाहर आने लगीं। अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ आदमी ने चारों ओर देखा और उन पिशाचों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। 49 ऋषि और एक महान ऋषि। ये निश्चित रूप से एक मजबूत लाइनअप था और ऐसा कुछ नहीं था जिसके खिलाफ नक्स की पत्नियां जा सकती थीं। हालांकि किसी कारण से नक्स कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। दूसरी ओर वैम्पायर लीडर ग्रेट सेज कल्टीवेटर जब नक्स को तंबू से बाहर आते देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। और नक्स ने उस आश्चर्य को देखा। आप आश्चर्यचकित लग रहे हैं। क्या हुआ? आप यह नहीं कहेंगे कि आप मुझे नहीं पहचानते, खासकर तब जब आप पूरे 3 महीने से हमारा पीछा कर रहे हों, ठीक है? नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। तो तुम्हें पता था? पिशाच का नेता भी मुस्कुराया। वैम्पायर लीडर 203 सेमी लंबा आदमी था। उसके काले रंग के बाल और रक्त लाल आंखें थीं जो एक सम्मोहक आकर्षण रखती थीं। उस आदमी का शरीर सुगठित, दुबला पतला था और उसकी त्वचा हल्की सफ़ेद थी। 2 नुकीले दांत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। जब भी वह अपना मुंह खोलता था, उसके कान थोड़े लंबे होते थे। कुल मिलाकर उसका चेहरा निश्चित रूप से आकर्षक था और वह अकेला नहीं था। सभी वैम्पायर औसत से ऊपर दिखते थे, जिसकी नक्स को पहले से ही उम्मीद थी क्योंकि आयशा ने उसे बताया था कि एल्विस और सेक्स डायमंड्स के साथ साथ वैम्पायर भी आकर्षक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। आपने वास्तव में अपना पता लगाना असंभव नहीं बनाया। नक्स भी मुस्कुराया। मुझे कहना होगा, मानव, तुम बिल्कुल भयभीत नहीं लग रहे हो। ठीक है, अगर आप हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ होते तो आपको 3 महीने इंतजार नहीं करना पड़ता। नक्स ने उत्तर दिया। फिर उसने अन्य पिशाचों की ओर देखा और हंसा। और यदि आप लड़ना चाहते तो आप मजबूत लोगों के साथ आते। क्या आप कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं? पिशाच नेता ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, नक्स ने उत्तर दिया। फिर उसने पिशाच की ओर देखा और बोला, हालांकि मैं एक बात कहूंगा, अपनी आंखों देखी पर भरोसा मत करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स को देखते ही वैम्पायर नेता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर वह अर्थपूर्ण मुस्कान, ऐसा लग रहा था मानो नक्स उससे कुछ कहना चाह रहा हो। ठीक है, जैसा कि आपने कहा, आइए हम इन खेलों को बंद करें। मेरा नाम कैसियस लेक्टुका है और मैं ब्लडहॉर्न परिवार के लिए काम करता हूँ। नक्स लिएंडर, नक्स ने अपना परिचय दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरी महिला ने आपके समूह के बारे में सुना है और वह व्यक्तिगत रूप से आप सभी से मिलना चाहती है। आप कह रहे हैं कि आप हमें भूमिगत ब्लड किंगडम में ले जाना चाहते हैं। नक्स ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। ये वह नहीं था जो आयशा ने उसे बताया था। पिशाच कभी भी किसी को अपने साम्राज्य में आमंत्रित नहीं करते थे। ड्रैगन की तरह वे भी बिल्कुल मित्रवत जाति नहीं थे और यह मनुष्यों के लिए विशेष रूप से सच लगता था, जिनका उनके साथ एक बुरा इतिहास था। हाँ, ये सही है। हालांकि कैसियस ने नक्स के भ्रम पर ध्यान नहीं दिया और अपने चेहरे पर आकस्मिक भाव से सिर हिलाया। लेकिन मुझे बताया गया कि पिशाच कभी भी मनुष्यों को अपने साम्राज्य में आमंत्रित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पिशाच हम मनुष्यों के प्रति अनुकूल धारणा नहीं रखते हैं। नक्स ने प्रश्न किया, हम? ठीक है, ये केवल सामान्य पिशाचों के लिए सच है। सामान्य पिशाचों को मनुष्यों को राज्य के अंदर लाने की अनुमति नहीं है। हाँ, लेकिन चिंता न करें, हमारे पास ऐसा करने का अधिकार है। आप मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। एक बार जब हम अंदर आ जाएंगे तो कोई भी आप पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी और आपकी पत्नियों की सुरक्षा का आश्वासन देता हूं, भले ही मेरी महिला के साथ आपकी बातचीत कैसी भी हो। कैसियस ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ बात की। तभी नक्स की नज़र उस प्रतीक पर पड़ी जो कैसियस के कपड़ों पर अंकित था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि अन्य पिशाचों की छाती पर भी वही प्रतीक था। नक्स को एहसास हुआ कि यह उस परिवार का प्रतीक है जिसकी उन्होंने सेवा की थी। उसने कैसियस पर नज़र डाली और फिर सवाल किया, यह महिला जिसका आपने उल्लेख किया है, क्या वह कुलीन है? अध्याय 745 ब्लडहॉर्न परिवार। यह महिला जिसका आपने उल्लेख किया है, क्या वह कुलीन है? नक्स ने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। द वैम्पायर नोबल्स, ये वे प्राणी थे जिनके बारे में आयशा ने उन्हें चेतावनी दी थी। सामान्य पिशाच ठीक थे, वे आमतौर पर स्वतंत्र थे और बिल्कुल मजबूत नहीं थे। उनमें से अधिकांश बस इधर उधर आराम करना पसंद करते हैं और जीवन के प्रति शायद ही कभी गंभीर होते हैं। पिशाच जिस वातावरण में रहते हैं वह उनके स्वयं के हित के लिए बहुत सुरक्षित है। यह उन्हें आलसी और कमजोर बनाता है। पिशाच स्वाभाविक रूप से यनियल की अधिकांश जातियों की तुलना में अधिक मजबूत हैं और उनकी क्षमताएं बेजोड़ हैं। असंख्य क्षमताओं के साथ जो वे अपनी खेती के दौरान हासिल करते हैं बढ़ता है। यह उन्हें एक डरावना प्रतिद्वंद्वी बनाता है। हालांकि इसके साथ अति आत्मविश्वास, अहंकार और अज्ञानता आती है, जिससे अधिकांश पिशाच संक्रमित होते हैं। तथापि जब वैम्पायर नोबल्स की बात आती है तो चीजें बदल जाती हैं। रईसों ने कभी ढिलाई नहीं बरती और न ही सुस्ती बरती। यहाँ तक कि वैम्पायर साम्राज्य के सबसे कमजोर कुलीन घर बैरन हाउस पर भी एक पीक सेमी सेंट का शासन था। यानी वैम्पायर नोबल्स कितने मजबूत थे। इसलिए यदि ये पिशाच वास्तव में कुलीन परिवार के लिए काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए उन्हें रक्त साम्राज्य में ले जाने का अधिकार प्राप्त करना सार्थक होगा। नक्स का प्रश्न सुनकर कैसियस की भौहें चढ़ गईं। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैं ब्लडहॉर्न फैमिली के लिए काम करता हूँ? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। रक्तहृदय परिवार। उसकी अभिव्यक्ति देखकर कैसियस ने असमंजस में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे मत बताओ, क्या आप ब्लडहॉर्न फैमिली के बारे में नहीं जानते? क्या तुम इतने समय तक चट्टान के नीचे रह रहे थे? नक्स को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। हालांकि अमाया, जो उसके बगल में खड़ी थी, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। नक्स, वे ब्लडहॉर्न परिवार से हैं? हाँ, मैंने सुना। जब आयशा ने हमें रक्त महाद्वीप के बारे में बताया तो उसने केवल 6 परिवारों का नाम लिया। अमाया ने याद दिलाया और अचानक नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। द ड्यूक हाउस, तो आप हमारे बारे में जानते हैं कि एक राहत की बात है। मेरी लेडी को अज्ञानी लोग पसंद नहीं हैं। कैसियस मुस्कुराया। दूसरी ओर नक्स और उसकी पत्नियों के चेहरे पर कठिन भाव थे। ड्यूक, सचमुच हम कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, एम्बर ने शिकायत की। ये या तो अविश्वसनीय रूप से सौभाग्य या अविश्वसनीय रूप से दुर्भाग्य हो सकता है। इवन ने चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो रक्तहृदय परिवार की महिला हमसे मिलना चाहती है। नक्स ने जो कुछ सुना था उसकी पुनः पुष्टि करने के लिए फिर से प्रश्न किया। हाँ, ये सही है, हमें समय चाहिए, नक्स ने उत्तर दिया। किस चीज़ का समय? कैसियस ने भौहें चढ़ा दीं। इसके बारे में सोचने का समय। आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? मुझे अपनी पत्नियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। तुम्हें एहसास है कि अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो कोई सुरक्षा नहीं होगी, है ना?
जब हम ब्लड किंगडम के बाहर होते हैं तो यदि आपका यही रवैया है तो मैं पहले से ही देख सकता हूं कि जब हम अंदर जाएंगे तो क्या होगा। नक्स ने उत्तर दिया, मैंने आपको पहले ही आश्वासन दिया था कि आप सुरक्षित रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ड्यूक परिवार आप जैसे किसी व्यक्ति को मारने के लिए अपने वचन के विरुद्ध जाएगा? आपके शब्द ब्लडहॉर्न परिवार के शब्दों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। देखिए, मैं महज एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर हूं जो कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए रक्त महाद्वीप में आया था। पूरी तरह से अलग महाद्वीप में ऐसी कोई चीज़ या कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपकी यह महिला, मुझे चाहिए कि वह मुझे एक पत्र लिखे जिस पर उसके हस्ताक्षर हों और उस पर ब्लडहॉर्न परिवार का प्रतीक अंकित हो, जो कहता है कि ब्लडहॉर्न परिवार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नक्स ने अपना हाल बताया। जब 1 इंच मांगा जाए तो 1 मील भी मत लेना। कैसियस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप शक्तिशाली ब्लडहॉर्न परिवार के लोगों ने 3 महीने तक हमारा पीछा किया, मुझे यकीन है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा आश्वस्त करें, है ना? क्या होगा यदि मेरी महिला नाराज हो जाए और आप सभी को मारने के लिए एक मजबूत सेना भेज दे? अगर ऐसा कुछ आपकी महिला को अपमानित करने के लिए पर्याप्त है तो हम उसे किसी अन्य तरीके से अपमानित करेंगे। ब्लड किंगडम के अंदर लड़ने के बजाय मैं यहाँ लड़ना पसंद करूंगा, जहाँ हमारे पास भागने का थोड़ा सा मौका है। नक्स ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स पर नजर डालते ही कैसियस चुप हो गया। नक्स ने पीछे मुड़कर देखा। फिर कैसियस ने आह भरी और घूम गया। हम अगले सप्ताह उसी समय लौटेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नक्स मुस्कुराया। पिशाच फिर घूमे और उनके जाने के बाद नक्स का चेहरा गंभीर हो गया। महिलाओं ने भी कुछ नहीं कहा, वे जानती थीं कि नक्स क्या करने वाला है। अल्लूरा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी ओर खबर सुनने के बाद आयशा जल्दी से अल्लूरा को रिस्लित के कमरे में ले गई और एक बार जब उन्होंने उसके साथ सब कुछ पर चर्चा की तो रिस्लित का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कैसे मिली, लेकिन अगर यह वास्तव में सच है तो। तब अल्लूरा ने भौहें चढ़ा दीं। हालात खराब हैं। रिस्लित ने चीनी का लेप नहीं लगाया। हम राक्षसों की तरह पिशाच भी दुनिया की सबसे मजबूत जातियों में से एक हैं। हालांकि हम राक्षसों के विपरीत, जहां हमारी शक्ति का स्तर राज्यों में विभाजित है, पिशाचों की शक्ति अधिक केंद्रीय रूप से केंद्रित है। शाही परिवार के पास अधिकांश शक्तियां हैं और शाही परिवार के बाद ये 5 ड्यूक हैं। तो वर्तमान में नक्स जिस चीज का सामना कर रहा है वह ब्लड किंगडम की दूसरी सबसे मजबूत शक्ति है। अगर ये मुठभेड़ प्रतिकूल हो गई तो हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, भले ही मां शामिल हो जाए। आयशा ने सवाल किया। रिस्लित ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। ब्लड किंगडम के ड्यूक हाउस में किले पर कब्जा करने वाले 3 दिव्य स्टेज कल्टीवेटर हैं, इसलिए भले ही मां शामिल हो जाए, लस्ट स्टेट के पास उनके खिलाफ जाने की शक्ति नहीं है। लस्ट स्टेट को तो छोड़ दें, किसी भी दानव राज्य के पास अकेले जाने की शक्ति नहीं है उनके खिलाफ। 3 दिव्य चरण कल्टीवेटर। आयशा के चेहरे के भाव बदल गए। दूसरी ओर अल्लूरा की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि रिस्लित देख सकता था कि उसका रंग कितना पीला पड़ गया है। वह डरी हुई थी और रिस्लित इसे महसूस कर सकता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ गड़बड़ है, हम सभी जानते हैं कि यह एक अवसर भी हो सकता है। कैसा अवसर? अल्लूरा ने सवाल किया। ब्लडहॉर्न ड्यूक हाउस को एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। साथ ही ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे कुछ एम्परर स्टेज कल्टीवेटर्स को धमका सकें, इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। जिस महिला के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह मेलिया ब्लडहॉर्न होनी चाहिए। मेलिया ब्लडहॉर्न? आयशा बुदबुदाए। मम्मा, ब्लडहॉर्न परिवार के मुखिया की सबसे छोटी बेटी लेडी रिस्लित। अचानक अल्लूरा ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ रिस्लित को बुलाया। कृपया मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप मेलिया ब्लडहॉर्न के बारे में जानते हैं। मेनू अध्याय 746 वह इसे खो सकती है। फ्लैप फ्लैप फ्लैप। एक चमगादड़ ने एक भव्य कमरे की खिड़की में प्रवेश करते समय अपना पंख फड़फड़ाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। कमरे का फर्नीचर प्राचीन और उत्तम दर्जे का लग रहा था। फर्श पर कालीन, खिड़की के पास लाल पर्दे, दीवार पर अलग अलग पेंटिंग लटकी हुई थी और सफ़ेद बेडशीट और लाल मखमली कंबल के साथ एक किंग साइज बिस्तर था। इस मंद रोशनी वाले कमरे में एक महिला हाथ में रेड वाइन का गिलास लेकर कुर्सी पर बैठी थी। आपने क्या पाया? महिला ने सवाल किया। चूंकि कमरे में हल्की रोशनी थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उसकी शांत आवाज से कोई भी देख सकता था कि वह एक आत्मविश्वासी महिला थी और अपने जीवन में और अधिक हासिल करने का लक्ष्य रख रही थी। कमरे में प्रवेश करने वाला चमगादड़ जमीन पर घुटने टेकते हुए एक मानवीय आकृति में बदल गया। ये कैसी था? मेरी हमदम, उसने सलाम किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला बस रेड वाइन पीती रही और अपने सवाल का जवाब मिलने का इंतजार कर रही थी। वह कहता है कि उसे समय चाहिए। कैसियस ने उत्तर दिया। समय? महिला के स्वर में ज्यादा बदलाव नहीं आया, हालांकि वह थोड़ी भ्रमित लग रही थी।
हाँ, वह कहता है कि उसे अपनी पत्नियों की चिंता है और जब तक आप उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले लेते वह प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे ये कैसे करना चाहिए? कैसियस ने नक्स की स्थिति के बारे में बताया। वह चाहता है कि आप एक पत्र लिखें जिसमें कहा गया हो कि आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और वह चाहता है कि उस पत्र में ब्लडहॉर्न परिवार का प्रतीक और आपके हस्ताक्षर हों। यह उसके लिए काफी साहसिक है, महिला ने उत्तर दिया। फिर उसके स्वर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ये वास्तव में है। कैसियस ने सिर हिलाया। क्या होगा अगर हम पत्र भेजने के बाद भी उसे और उसकी पत्नियों को मार दें? महिला ने थोड़े प्रसन्न स्वर में प्रश्न किया। मैंने वह प्रश्न नहीं पूछा था, तथापि यदि मुझे उसके उत्तर का अनुमान लगाना होता तो वह कहता, शक्तिशाली ब्लडहॉर्न ड्यूक हाउस ने मुझे और मेरी पत्नियों को मारने के लिए अपने शब्दों पर पलटवार किया। मुझे लगता है कि केवल सम्राटों के रूप में हमें गर्व होना चाहिए। लगता है आप उसे पसंद करते हैं? महिला ने सवाल किया। मैं उससे प्रभावित हूँ, हाँ। कैसियस छिपा नहीं था। वह पिंजरे में बंद शेर जैसा लगता है, महिला ने टिप्पणी की। फिर वह खड़ी हुई और उस खिड़की की ओर चली गई जहां से कैसियस आया था। बिल्कुल वही जो मैं इसके लिए चाहता हूँ। उसे नियंत्रित करना कठिन होगा, कैसियस ने बुदबुदाया। मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। नहीं, दरअसल यह उतना मुश्किल भी नहीं होगा। अचानक कैसियस की अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा लगता है कि वह अपनी पत्नियों की बहुत परवाह करता है। ये सुझाव देते ही कैसियस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसियस, तुम मेरे लिए कब से काम कर रहे हो? 226 साल हो गए, लेडी मेलिया। तो फिर आप ऐसा कुछ मान भी कैसे सकते हैं? महिला ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मुझे मातहत नहीं चाहिए। मुझे एक टीम की जरूरत है। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे आदेशों को चुनौती देने और बेहतर विचार पेश करने के इच्छुक हों, और अगर मैं इसे हासिल करने के लिए बल का उपयोग करता हूं तो मैं और अधिक दुश्मन पैदा करूंगा। मुझे उस पर नियंत्रण नहीं रखना है। मुझे बस उसे समझाने की जरूरत है। ये भी अपने मन में रखें, उनकी वो पत्नियां उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत होंगी। आप उन्हें छू लें और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या लगा। तुम ऐसी स्थिति में भी पहुंच सकते हो जहां मैं भी तुम्हें बचा न सकूं। कैसियस ने टिप्पणी की। लेडी मेलिया ऐसे बात करती है जैसे वह इस इंसान को व्यक्तिगत रूप से जानती हो। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। हालांकि मुझे उम्मीद है कि यह इंसान बिल्कुल वैसा ही है जैसी मैं उसकी कल्पना करता हूं। महिला मुस्कुराए। ठीक है कैसियस, तुम जा सकते हो, मुझे पिताजी से बात करनी है। कैसियस की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या आप सचमुच उसे वह देने जा रहे हैं जो वह चाहता है? मैं हूँ लेडी मेलिया। वह एक चिन्हित पत्र मांग रहा है। वह शायद ये भी नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। लेडी मेलिया, मेरा विश्वास करो, वह केवल अपनी और अपनी पत्नियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। ऐसा करने के अन्य तरीके भी हैं। हाँ, हैं। हालांकि ये सबसे प्रामाणिक है। लेकिन आप इस तरह चिन्हित अक्षरों का उपयोग नहीं कर सकते, और आपके पास ये निर्णय लेने का अधिकार कब से है? मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने अपनी सीमा लंघ दी। सुनिश्चित करें कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, मेलिया ने दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। कैसियस ने अपना सिर नीचे रखा। एक बार मेलिया दरवाजे के पास थी, वह मुड़ी और बोली, आपने अच्छा किया। आप अगले 2 दिनों तक आराम कर सकते हैं, उसके बाद आपको उस इंसान को पत्र पहुंचाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा, लेडी मेलिया। कैसियस ने फिर सिर झुकाया। मेलिया ने सिर हिलाया, फिर वह चली गई। जैसे ही वह चली गई, कैसियस के पीछे एक और व्यक्ति कमरे के अंदर दिखाई दिया। उसके लिए उस इंसान के लिए इस तरह का व्यवहार करना जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी। वह हताश हो रही है, उस आदमी ने टिप्पणी की। आपको ऐसा लगता है? कैसियस ने पूछताछ की। तुम नहीं, उस आदमी ने पलटकर सवाल किया। मैं डरता हूँ। डर गया कि लेडी मेलिया निराश हो जाएगी। नहीं, मुझे डर है कि आखिरकार उसे अपना साथी मिल ही गया। कैसियस व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। आदमी के हाव भाव बदल गए। आपका क्या मतलब है? उन्होंने सवाल किया। उनका लहजा निश्चित रूप से पहले के शांत और निर्लिप्त स्वर से अलग था। मैं पिछले 3 महीनों से उस आदमी पर नजर रख रहा हूं, कैसियस ने बुदबुदाया। और तुम्हें क्या मिला? उस आदमी ने सवाल किया। उसका लहजा तीखा था, उसे खुद को रोकने में कठिनाई हो रही थी। दूसरी ओर कैसियस के चेहरे पर एक अजीब भाव था। अपनी आंखों देखी पर भरोसा मत करो। नक्स की बातें उसके दिमाग में घूम गईं और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। तुम्हें कुछ नहीं मिला? वह आदमी हैरान लग रहा था। मम्मा, और आपने इसकी सूचना क्यों नहीं दी? यही तो समस्या है। मुझे इसका एहसास कुछ घंटे पहले ही हुआ। आपका क्या मतलब है? पिछले 3 महीनों से मुझे लगा कि मैं उस आदमी और उसकी पत्नियों पर नजर रख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके बारे में हर एक चीज जानता हूँ। लेकिन आज जब मैंने आखिरकार उससे बातचीत की, मुझे लगा उस आदमी ने 3 महीने पहले मेरी उपस्थिति देखी थी। ये संभव नहीं है। आपने कहा था कि वह केवल एक सम्राट है, एक सम्राट जो 8 सितारा जानवरों को मार सकता है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह आदमी चुप हो गया। जैसा कि मैंने कहा, वह आदमी सरल नहीं है। लेडी मेलिया को उसका साथी मिल गया, और मुझे डर है कि वह इसे खो सकती है। चैप्टर 747 वेलकम टू द ब्लड किंगडम। फ्लैप 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 फ्लैप। आधी रात में लगभग 50 चमगादड़ों को जंगल में घूमते देखा जा सकता था। ये चमगादड़ कमजोर दिखते थे, लेकिन वे तेज थे। एक सामान्य इंसान उनकी गति पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाएगा। चमगादड़ एक निश्चित दिशा में उड़ते रहे, और अचानक आसपास कई जानवरों के बिना समतल जमीन पर वे नीचे उड़ गए और अचानक 51 मानव सदृश प्राणियों में बदल गए। सभी 51 प्राणियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनमें से एक, कैसियस, आगे बढ़ा और बोला, आप सब बिल्कुल सही समय पर, जैसा कि मुझे ड्यूक हाउस द्वारा भेजे गए पिशाचों से उम्मीद थी। इससे पहले कि कैसियस अपनी बात पूरी कर पाता, एक परिचित आवाज ने उसे रोक दिया। वह उस दिशा में मुड़ा जहां से आवाज आ रही थी, और उसने नक्स को चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान के साथ एक पेड़ पर बैठे देखा। हालांकि कैसियस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उसे महसूस नहीं किया। नक्स जिस दिशा में बैठा था वही दिशा थी जहां से वह और उसके अधीनस्थ आए थे। उन्होंने उसे कैसे याद किया? वे ड्यूक हाउस द्वारा बकवास के लिए भेजे गए स्काउट्स थे। वे महज एक एम्परा स्टेज कल्टीवेटर को नोटिस करने में कैसे असफल रहे? तो यह क्या होने वाला है? मैंने तुमसे जो मांगा था तुम वह ले आए। जब कैसियस ये सब सोच रहा था, नक्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल किया। कैसियस अपनी नींद से बाहर आया और बिना कोई गेम खेले उसने नक्स की ओर एक स्क्रॉल फेंक दिया। नक्स ने स्क्रॉल पकड़ा और उसे खोला। उनकी नज़र सबसे पहले प्रतीक चिन्ह पर पड़ी। ये वही प्रतीक था जो कैसियस के कपड़ों पर अंकित था। चमगादड़ के पंखों वाला एक सिंहासन, बिल्कुल वैसा ही जैसा अल्लूरा ने कहा था। नक्स ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराया। अब एक बात निश्चित थी, कैसियस मजाक नहीं कर रहा था। कोई भी वैम्पायर लोगों को धोखा देने के लिए ड्यूक के नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये लोग ब्लडहॉट ड्यूक हाउस के थे। ये हाउस अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था, और इस पत्र के साथ नक्स और उनकी पत्नियों की सुरक्षा की व्यावहारिक रूप से गारंटी दी गई थी। तभी उनकी नज़र प्रतीक चिन्ह के नीचे हस्ताक्षरों पर पड़ी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेलिया ब्लडहॉट, तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, अब मेरे साथ आओ। कैसियस बोला, मम्मा, बिल्कुल, चिंता मत करो, मैंने पहले ही अपनी पत्नियों को बुला लिया है, उन्हें किसी को भी यहाँ होना चाहिए। आह, वे यहाँ हैं। नक्स ने एक निश्चित दिशा में देखते हुए कहा। अमाया और अन्य लोग आगे चले गए। कैसियस ने उनकी ओर सिर हिलाया। तो क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? उन्होंने सवाल किया। बिल्कुल, नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर मेरे पीछे आओ, कैसियस बोला, और फिर वह चलने लगा। नक्स और उसकी पत्नियों ने कैसियस का अनुसरण किया और कैसियस के अधीनस्थों ने उनका अनुसरण किया। समूह 4 दिनों तक चला। न तो नक्स और उसकी पत्नियां, न ही कैसियस और उसके अधीनस्थ जल्दी में थे। कुछ दिनों में सभी पिशाच चमगादड़ों में बदल गए और छिपने के लिए एक अंधेरी जगह ढूंढ ली। रात में समूह ने यात्रा जारी रखी। ये दिलचस्प होता, हालांकि नक्स और उसकी पत्नियां पहले से ही उनकी गतिशीलता से अवगत थे। ये पिशाच पूरे 3 महीने से उन पर नजर रख रहे थे, और नक्स ने उनके प्रकट होने के पहले दिन ही उन्हें महसूस कर लिया था। इसलिए नक्स और उसकी पत्नियां जानते थे कि ये पिशाच कैसे काम करते हैं। इसके अलावा पिशाचों को सूरज पसंद नहीं था, यह कोई रहस्य नहीं था। वैसे भी 5वीं रात को कैसियस अचानक रुक गया। जब नक्स ने चारों ओर देखा तो असमंजस में पड़ गया। ये जंगल के बीच में बिल्कुल सादा मैदान था। नक्स समझ नहीं पा रहा था कि वे वहां क्यों रुके। उसकी उलझन देखकर कैसियस बस मुस्कुरा दिया। इंसान, उसने पुकारा, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हम पिशाच दुनिया की सबसे ताकतवर नस्लों में से एक क्यों माने जाते हैं। उन शब्दों को कहते हुए कैसियस के हाथ में गाढ़े लाल तरल पदार्थ से भरी एक बोतल दिखाई दी। नक्स और उसकी पत्नियों को सोचने की जरूरत नहीं थी, ये खून था। कैसियस ने खून को जमीन पर गिरा दिया और अचानक एक विशाल जादू का घेरा पूरे स्थान पर फैल गया। नक्स और उसकी पत्नियों ने आश्चर्यचकित भाव से जमीन की ओर देखा। आमतौर पर जादू चक्र को देखकर ही लोग ये बता सकते हैं कि जादू करने वाला किस तत्व का उपयोग करने जा रहा है। आग के लिए लाल, पृथ्वी के लिए भूरा, पानी के लिए नीला और हवा के लिए चांदी सफ़ेद। हालांकि ये जादू चक्र ये सफ़ेद था। हाँ, हालांकि नक्स को तुरंत पता चल गया कि यह हवा का जादू नहीं था। इस मैजिक सर्कल के बारे में कुछ अलग था, सिवाय इसके कि इसका दायरा लगभग 100 मीटर था। सामान्य मैजिक सर्कल्स के विपरीत, जिन्हें कैस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये मैजिक सर्कल सीधे दुनिया से मैना को चूस रहा था। यह इतना असामान्य था, और जिस गति से यह मैना को चूस रहा था वह इतनी जबरदस्त थी कि नक्स और वहां मौजूद सभी लोग मैना को चारों ओर घूमते हुए महसूस कर सकते थे, जैसे कि यह हवा हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी आफत आने वाली हो। हालांकि पिशाच शांत लग रहे थे। जादू का घेरा चमक उठा। फिर अचानक, मैं आप सभी को अपनी आंखें बंद करने की सलाह दूंगा।
कैसियस ने अपने चेहरे पर एक छोटी चंचल मुस्कान के साथ बात की। नक्स और उसकी पत्नियां भौचक्की रह गईं। हालांकि अचानक नक्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और जैसा वह कहे वैसा करो, अपनी आंखें बंद करें। नक्स और उसकी पत्नियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैजिक सर्कल पहले से कहीं अधिक चमकीला हो गया। यह इतना अंधा कर देने वाला था कि दूर से देखने पर लगता था कि कुछ विस्फोट हुआ है। रोशनी लगभग 5 सेकंड तक रही और एक बार सब कुछ खत्म हो गया। नक्स, उसकी पत्नियां, पिशाच और जादू मंडल, सब कुछ गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ जो कुछ भी हुआ वह महज एक भ्रम था। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, कैसियस बोला। नक्स और उसकी पत्नियों ने वही किया जो उनसे कहा गया था और एक बार जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। सुंदर इवन अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये कौन सी जगह है? स्काइला भी बुदबुदाई। मैं क्या यही स्वर्ग है? एडा ने सवाल किया। बाकियों ने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि उनके हाव भाव से यह स्पष्ट हो गया। वे सभी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वे अचानक एक बिल्कुल अलग जगह पर कैसे प्रकट हुए। हालांकि उससे भी अधिक वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह जगह कितनी अनोखी और सुंदर है। हम कहाँ हैं? नक्स ने प्रश्न किया। उसका चेहरा भी मंत्रमुग्ध लग रहा था। उनके भाव देखकर कैसियस ने चेहरे पर संतुष्ट भाव के साथ सिर हिलाया। मेरे मानव मित्रों, ब्लड किंगडम में आपका स्वागत है। चैप्टर 748 शो योर डिडना यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह टी। रक्त साम्राज्य में आपका स्वागत है, कैसियस ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव लाते हुए कहा। उनके मातहतों के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव थे। ये रक्त साम्राज्य है? अमाया ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव लाते हुए सवाल किया। लेकिन क्या रक्त साम्राज्य को संयुक्त राष्ट्र नहीं माना जाना चाहिए? भूमिगत, निस्संदेह, ये भी कोई भिन्न नहीं है। वास्तव में बहुत से लोग ऊपर जमीन तक नहीं पहुंच सके, इसलिए ये स्काई से बहुत अलग नहीं है। क्या तुमने यह नहीं सोचा था कि हम मिट्टी के बने घरों के साथ जमीन के नीचे रहने वाली कोई नीच जनजाति होंगे? क्या तुमने सोचा था? कैसियस ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये निश्चित रूप से मेरी अपेक्षा से बहुत अलग है। ये बिल्कुल अलग दुनिया की तरह है। नक्स ने आगे की ओर देखते हुए कहा। वर्तमान में वह 2 किलोमीटर लंबे टॉवर के शीर्ष पर खड़ा था। एक टॉवर नक्स को कोई सुराग नहीं था कि इसे कैसे बनाया गया था, और टॉवर जहां से सभी रक्त साम्राज्य दिखाई दे रहे थे। हाँ, इसे रात का साम्राज्य कहा जाता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह अंधेरा, नीरस और नीरस था। इसके विपरीत ये फफोलेदार था। सड़कें और घर हल्की रोशनी से जगमगा रहे थे, जिससे वे असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे। सड़कें पत्थर से बनी थीं और जिस चीज़ ने उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह इमारतें थीं। यहाँ की अधिकांश इमारतें उन महलों से मेल खाती हैं जिनमें नक्स रहता था जब वह भूले हुए महाद्वीप के अंदर था। यहाँ की हर इमारत किसी प्राचीन हवेली जैसी लग रही थी। यदि आप मंत्रमुग्ध हो चुके हैं तो क्या हम चलें? चिंता न करें, मैं आपको इस नई दुनिया के बारे में दिखाऊंगा जिसमें आपने अभी अभी प्रवेश किया है। कैसियस मुस्कुराया। क्या हम यहाँ से कूद जाएं? नक्स ने चेहरे पर झुर्रियाँ लाते हुए सवाल किया। बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि कुछ किसान ऐसा करने में सक्षम हो, हालांकि यह नियमों के सख्त खिलाफ है और इसके लिए सीधे तौर पर फांसी दी जा सकती है। आप जिस टावर पर खड़े हैं, इसका एहसास आपको पहले ही हो गया होगा। यह कोई सामान्य जगह नहीं है। ये हम पिशाचों के लिए बहुत मायने रखता है और इसका समृद्ध ऐतिहासिक मूल्य है। इसका अनादर करना हमारी विरासत का अनादर करना है, और वह है। ये कुछ ऐसा है जिसे पिशाच स्वीकार नहीं करेंगे। नक्स ने कैसियस की सजा पूरी की। यह अच्छा है कि आप जानते हैं। कैसियस ने सिर हिलाया। वैसे भी मेरे पीछे आओ, वह बोला, और फिर वह पलट गया। समूह ने पीछा किया और जल्द ही वे सभी एक विशेष कमरे में चले गए। फिर कैसियस ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अचानक उसने अपना हाथ दीवार पर रखा और मैना को उसमें घुसा दिया। अचानक पूरा कमरा थोड़ा सा हिल गया। नक्स और उनकी पत्नियों ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, कमरे में हलचल शुरू हो गई। यह एक लिफ्ट की तरह है, नक्स ने मन ही मन सोचा। रूम नीचे की ओर बढ़ता रहा। यह विशेष रूप से तेज नहीं था और चूंकि टॉवर लंबा था, इसलिए उन्हें जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग गए। कैसियस ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। अन्य लोगों ने पीछा किया और जल्द ही वे टॉवर से बाहर चले गए। टॉवर के गार्डों ने कैसियस को देखकर अपना सिर झुका लिया। कैसियस ने सिर हिलाया और चलना जारी रखा। जल्द ही कैसियस का पीछा करने वाले 50 पिशाच चमगादड़ में बदल गए और गायब हो गए। अब से मैं अकेले ही तुम्हें चारों ओर दिखाने का प्रभारी रहूंगा, कैसियस बोला। नक्स ने सिर हिलाया। ये निश्चित रूप से 50 से अधिक लोगों के साथ घूमने से बेहतर था। नक्स और उसकी पत्नियां कैसियस के पीछे पीछे चले और उस स्थान पर चले गए जो पिशाचों के लिए एक बाजार जैसा लग रहा था। यहाँ के अधिकांश पिशाचों को उनके बच्चे घसीटते हुए ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह बाजार एक ऐसा कार्यक्रम था जिसका बच्चों ने भरपूर आनंद लिया।
सब कुछ धूमिल लग रहा था और इस माहौल को देखकर नक्स और उनकी पत्नियां मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे महसूस कर सकते थे कि यहाँ के वयस्क पिशाच उनसे सावधान थे, कुछ तो शत्रुतापूर्ण भी लग रहे थे। आखिरकार पिशाचों को इंसान पसंद नहीं थे। हालांकि वयस्कों के विपरीत मासूम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपनी बात जारी रखी। हालांकि कुछ लोगों ने नक्स और उसकी पत्नियों को उत्सुकता से देखा। माँ, हम इलिया से नहीं हार सकते, जल्दी एक। थर्ड, अचानक एक बच्चा जो 8 साल से अधिक उम्र का नहीं लग रहा था, नक्स से टकराया और जमीन पर गिर गया। बच्चे की माँ, जो उसके पीछे चल रही थी, ने चेहरे पर सावधान दृष्टि के साथ नक्स की ओर देखा। वह एक एम्परा स्टेज कल्टीवेटर थी, इसलिए वह नक्स और उसकी पत्नियों से सावधान रहती थी जो एम्परा स्टेज कल्टीवेटर भी थीं। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह डरी हुई थी। यहाँ उसके बच्चे की सुरक्षा दांव पर थी, भले ही उसे मरना पड़े, वह अपने बच्चे की रक्षा करेगी। किसी कारण से उसने कैसियस को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो नक्स और उसकी पत्नियों के बगल में खड़ा था। ठीक है, अन्य लोग इसे समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन नक्स को पता था और वह इसका कारण जानता था। वह समझ सकता था कि कैसियस क्या कर रहा था। कैसियस ने अपनी उपस्थिति छुपाई है। ये काफ़ी हद तक उनके कंसील के समान था। हालांकि कैसियस किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा था, वह बस अपने आसपास के मन को इतनी विशेषज्ञता के साथ नियंत्रित कर रहा था कि अन्य लोग उसकी उपस्थिति के कारण मन में किसी भी बदलाव को महसूस करने में विफल रहे, जिससे उन्हें एक मोटा भ्रम हो गया कि वह यहाँ नहीं था। ये ब्लडहॉट हाउस के स्काउट्स को सिखाया गया एक बुनियादी कौशल था और कैसियस इसमें बहुत अच्छा था। वैसे भी नक्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि कैसियस ऐसा कुछ क्यों कर रहा था। उनकी पत्नियां इतने लंबे समय के बाद इतने सारे लोगों को देखकर अच्छे मूड में लग रही थीं और वह उनके लिए इस पल को बर्बाद करने की योजना नहीं बना रहे थे। वह जमीन पर झुक गया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसने बच्चे को उठा लिया। फिर उसने अपनी जांघ को उस स्थान पर रगड़ा जहां बच्चे का सिर टकराया था और उसकी नाक को सिकोड़ लिया। तुम इतने मजबूत कैसे हो, छोटे लड़के? दर्द होता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लड़के ने आदरपूर्वक सिर झुका लिया, एक ऐसी कार्रवाई जिसने नक्स को आश्चर्यचकित कर दिया। तुम्हें देखो, जब तुम इतने छोटे हो तो कितने अच्छे संस्कारी हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं केवल अपनी माँ को परेशान कर रहा था और उनसे मार खा रहा था। हे, सच में? बेशक, आखिरकार मैं तुम्हारे जितना होशियार नहीं था। नक्स ने लड़के के बालों को धीरे से सहलाया। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ा करके बहुत अच्छा काम किया है ना? नक्स मुस्कुराया, मेरी माँ सबसे अच्छी हैं। लड़के ने सिर हिलाया, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मुझे यकीन है कि वह है। नक्स ने उस मादा पिशाच की ओर देखकर हंसा, जो अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपने बच्चे को देख रही थी। वैसे भी, क्या आपको देर नहीं हो रही है? मैंने आपको इलिया से न हारने के बारे में कुछ कहते हुए सुना है। ठीक है। लड़के को एहसास हुआ। वह तेजी से अपनी माँ की ओर दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। माँ, चलो चलें, हम देर नहीं कर सकते। जैसे ही माँ नक्स के करीब पहुंची, नक्स ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर सिर हिलाया। माँ ने भी जवाब में सिर हिलाया और फिर वह थोड़ा शर्मा गई। कोई बकवास तरीका नहीं। दूसरी ओर अमाया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई रास्ता नहीं है कि आप उसके पास जाएं, क्या आप हैं? ओह चलो, मैं अब महिलाओं से बात भी नहीं कर सकता। नहीं, तुम मेरी हो। अमाया चिल्लाई। नक्स हंसा, लेकिन आपने इसे अच्छे से संभाला। फिर अमाया ने मजाक करना बंद किया और बोली, अन्य पिशाच पहले की तरह उनसे सावधान नहीं दिखे, सिवाय उस हिस्से के जहां आपने उस महिला को शर्मा दिया था। अमाया ने इशारा किया। ओह चलो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं टिल्ड, नक्स ने शिकायत की। अमाया और उसकी बहनें कुछ देर तक नक्स को देखती रहीं और फिर उसी समय, निश्चित रूप से आपने नहीं किया। चैप्टर 749 आई थिंक ही वाज सेलिंग योर शॉट। नक्स और उनकी पत्नियों ने वैम्पायर बाजार का पता लगाना जारी रखा। वहां उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि टॉवर से केवल सभी जगह की बड़ी हवेलियां ही दिखाई दे रही थीं, हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वहां केवल वे ही इमारतें थीं। विशेष रूप से बाजार में हर जगह छोटी छोटी दुकानें थीं, जिनमें अलग अलग चीज़ें बिक रही थीं, जिनमें ज़्यादातर बच्चों के लिए खिलौने थे। यह एक जीवंत वातावरण था जिसका आनंद नक्स और उनकी पत्नियों ने लंबे समय के बाद लिया। हालांकि उन्होंने भी ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार वे इस स्थान पर एकमात्र गैर पिशाच जाति थे, और इससे भी अधिक क्या, वे इंसान थे। कैसियस को ये बात समझ आ गई, इसलिए उसने अपना मूर्खतापूर्ण खेल खेलना बंद कर दिया और गंभीर भी हो गया। मुझे यकीन है कि आपने क्षेत्र के चारों ओर घूमकर आनंद लिया, अब क्या हमें गंभीर भाग पर आना चाहिए? ओह, आखिरकार आप प्रकट हो गए। आप कहाँ गए थे? मैंने तो आपको जाते हुए भी नहीं देखा। नक्स ने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। ठीक है, आप मेरे साथ वे गेम खेलना बंद कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप मुझे देख सकते हैं। यदि आप इसे खुले में स्वीकार करते हैं तो ये ब्लडहॉट हाउस के स्काउट के रूप में आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं।
होगा, नक्स मुस्कुराया, और यदि आप कम से कम इतने अच्छे नहीं होते तो यह मेरी महिला के लिए अच्छा नहीं लगता कि वह आपको आमंत्रित करने के लिए अपने रास्ते से हट गई। कैसियस ने उत्तर दिया, आप उसके प्रति काफ़ी वफादार लगते हैं। मैं हूँ। अब ये छोटी सी बात बंद करो और आगे बढ़ो। मेरे पीछे आओ, कैसियस बोला। फिर वह एक विशेष स्थान की ओर चला गया जहाँ उसका स्वागत दो पिशाचों ने किया। दो पिशाचों ने नक्स और उसकी पत्नियों पर नजर डाली और फिर उन्होंने कैसियस की ओर सिर हिलाया और महल के अंदर चले गए। 5 मिनट बाद वह 10 सफ़ेद रंग के वुल्फ प्रकार के स्टार जानवरों के साथ बाहर निकला। उन जानवरों को देखकर नक्स का चेहरा गंभीर हो गया। वे सिल्वर स्पिरिट वॉल्व्स 10 स्टार जानवर थे, और अगर नक्स गलत नहीं था। चलो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। कैसियस ने 10 भेड़ियों में से एक पर बैठकर लापरवाही से बात की। हाँ, वे 10 स्टार जानवरों का उपयोग करने जा रहे थे जो सेमी सैंस और माउंट जितने मजबूत थे। नक्स और उसकी पत्नियों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुटिलता से मुस्कुराए। अंत में उन्होंने अपना सिर हिलाया और जल्दी से भेड़ियों के ऊपर चढ़ गए। फिर कैसियस ने दो पिशाचों की ओर सिर हिलाया, उन दोनों ने भी सिर हिलाया। फिर कैसियस ने उस पर चढ़े भेड़िए की पीठ थपथपाई और हुश, भेड़िया भागने लगा। हुश हुश हुश। अन्य भेड़ियों ने पीछा किया और नक्स की पत्नियों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ओह, मैं कहना भूल गया, बेहतर होगा कि आप अपनी आंखें बंद रखें। आप जानते हैं, ये वह गति नहीं है जिसे आप लोग संभाल सकते हैं। अचानक कैसियस ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बात की। आमतौर पर नक्स और उसकी पत्नियां उसे सुनने में सक्षम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे इतनी तेज गति से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनके माउंट ने इसे संभव बना दिया। वे यूं ही 10 स्टार जानवर नहीं थे। नक्स और उनकी पत्नियों ने कैसियस की बातों का उत्तर नहीं दिया, हालांकि उन्होंने उसका नाम अपनी सूची में जोड़ लिया। वे अपना बदला लेंगे। समय बीतता गया और 12 घंटे की यात्रा के बाद भेड़िए अंततः रुक गए। कैसियस, नक्स और उसकी पत्नियां अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे। रक्त साम्राज्य की राजधानी, रक्त शहर। राजधानी शहर विशाल हवेलियों को दूसरे स्तर पर ले गया। यहाँ की हवेलियां विशाल थीं, हालांकि जिस चीज़ ने वास्तव में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह हवेली थी जो दूर से दिखाई दे रही थी। यह इमारत उस टावर नक्स और उसकी पत्नियों से भी ऊंची थी जिस पर टेलीपोर्ट किया गया था। हालांकि वे उस हवेली से काफ़ी दूर थे, फिर भी वे उसे देख सकते थे। वह रॉयल पैलेस है। ये जानते हुए कि किस चीज़ ने उनका ध्यान आकर्षित किया, कैसियस ने परिचय दिया। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, हालांकि अभी हमारे पास निपटने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, मैं आपकी लेडी से भी मिलना चाहूँगा। नक्स थोड़ा मुस्कुराया। कैसियस ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर उसने सिर हिलाया। इसके बाद समूह एक हवेली में चला गया जो एशेत की हवेली से बहुत बड़ी थी। हवेली का आंतरिक भाग अच्छी तरह से सुसज्जित था। नौकरों को हर जगह घूमते देखा जा सकता था, और लस्ट स्टेट के विपरीत, जहां नौकर उन्हें घूरने के लिए अपने रास्ते से हट जाते थे, यहां किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कैसियस की ओर देखा, झुके और परिष्कृत तरीके से अपना काम जारी रखा। हालांकि जब बात आंखों में आई तो यह हवेली लस्ट स्टेट की हवेली से अलग नहीं थी। नक्स यहाँ भी कई आंखों को महसूस कर सकता था। आंखें जो वासना की स्थिति में मौजूद आंखों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत महसूस हुईं। एक बात पक्की थी, ये स्थान, ब्लडहॉट हाउस, ये लस्ट स्टेट से अधिक मजबूत था, और यह एक छोटे अंतर से नहीं था, ये बहुत अधिक था, लस्ट स्टेट के विश्वास से कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि नक्स अभी इस बारे में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने बस नादानी की ओर चलता बना। जल्द ही वे सभी एक निश्चित कमरे के सामने चले गए और ठक ठक ठक, लेडी मेलिया, मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। कैसियस ने दरवाज़ा खटखटाया और सम्मानजनक स्वर में बोला, उन्हें अंदर भेजो। अंदर से एक शांत आवाज़ सुनाई दी। कैसियस ने नक्स पर नज़र डाली और सिर हिलाया। नक्स ने वापस सिर हिलाया। फिर कैसियस ने दरवाज़ा खोला और नक्स को अंदर आने का संकेत दिया। फिर नक्स और उसकी पत्नियों ने एक गहरी सांस ली और अंदर चले गए। वे अंततः उस लेडी से मिलने जा रहे थे जिसके बारे में कैसियस बात कर रहा था। अरे बाप रे! जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने महिला की थोड़ी आश्चर्यचकित आवाज़ सुनी। आप मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हैं। मैं आपके बारे में भी यही कहना चाहूँगा। पिशाच अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि यह सच है, लेकिन आप बिल्कुल अलग स्तर पर हैं, लेडी मेलिया। आप मेरा नाम जानते हो? मेलिया ने देखा। ठीक है। कैसियस तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं कर सका। नक्स हंसा। आह, ये तुम्हारे लिए उबाऊ रहा होगा। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में और अधिक उत्सुक हो रहा था। उसने तुम्हें रहस्यमय बना दिया। उसने किया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वह अतिशयोक्ति कर रहा है? मुझे लगता है कि वह तुम्हें कम बेच रहा था। चैप्टर 750 मिलियन ब्लड हार्ट। उसने किया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वह अतिशयोक्ति कर रहा है? मुझे लगता है कि वह तुम्हें कम बेच रहा था। नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ उत्तर दिया।
मुझे कम बेच रहा हूँ हो। मेलिया ने बेचना शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुदबुदाया। नक्स जानता था कि उसने गलती की है, हालांकि वह जानता था कि उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उसे अभी के लिए नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानता, मानव। मेलिया बोली। मैं नक्स लिएंडर हूँ और ये मेरी पत्नियां हैं, फैल्बर्टा, स्काइला, लेन, एड्डा, थायरा, अमाया, इवन और एम्बर। नक्स ने परिचय दिया। जब भी उनका नाम बोला गया तो उनकी पत्नियां थोड़ा झुक गईं और मेलिया ने उनमें से प्रत्येक की ओर सिर हिलाया। तो नक्स, मैंने सुना है तुम बहुत खास हो। मैं इसे अपनी तारीफ के रूप में लूंगा। नक्स मुस्कुराया। तुम्हें करना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत से एम्परर स्टेज कल्टीवेटर नहीं हैं जो 8 स्टार बीस्ट्स को आसानी से मार सकें। मेलिया बोली। आप कैसे जानते हो? नक्स ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव लाते हुए सवाल किया। अरे चलो, हम ये गेम नहीं खेलेंगे, है ना? तुम्हें पता है मैं पिछले 3 महीने से तुम पर नज़र रख रहा हूँ। नक्स ने कुछ नहीं कहा और बस इंतजार करता रहा। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पत्नियां भी। जब आप उन्हें दूर से देखेंगे तो वे सामान्य लग सकते हैं, हालांकि यदि आप बारीकी से देखेंगे तो वे उतने सरल भी नहीं हैं। उनकी टीम वर्क बिल्कुल त्रुटिहीन है और यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 8 स्टार बीस्ट भी उन्हें मारने में विफल रहते हैं। यह कोई सामान्य एम्परर स्टेज कल्टीवेटर नहीं कर सकता है। इसे देखने के लिए किसी को विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। आप में से 9 लोग विशेष हैं। लेडी मेलिया बोली। उनका स्वर अब भी पहले जैसा शांत था, हालांकि उनकी आवाज़ में एक अजीब शक्ति थी। मेलिया ब्लडहॉट एक खूबसूरत महिला थी। नक्स झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि वह अन्य पिशाचों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। उसके लंबे भूरे बाल, सम्मोहक रक्त लाल आंखें थीं और किसी भी अन्य पिशाच की तरह उसके पास 2 तेज नुकीले दांत, पीली त्वचा थी और थोड़े लंबे कान। तथापि उसके आकर्षण ने उसे दूसरों से अलग बना दिया। छोटी नाक, पतली बाहें, खूबसूरत लाल आंखें और नर्म, स्वादिष्ट दिखने वाले गुलाबी होंठों वाला एक शांत चेहरा। उसकी पीली त्वचा उसकी सुंदर काली पोशाक से और भी बढ़ गई थी। जिस तरह से उसने अपने हाथ में शराब का गिलास ले रखा था जो अद्भुत लग रहा था। उसके चारों ओर आत्मविश्वास भरी हवा और उसका परफेक्ट ओवरग्लास शरीर। वह निश्चित रूप से दूसरों से अलग थी। वह खूबसूरत थी, खासतौर पर तब जब उसकी आंखें छुपी लेकिन अनछुई उम्मीदों से चमक रही हों। यहाँ चित्र। नक्स, मैं अन्य रईसों से अलग हूँ। मुझे दिमागी खेल पसंद नहीं है। सच में, मैं वास्तव में उनसे घृणा करता हूँ। मुझे अपने इरादों को छिपाना और जो मैं चाहता हूँ उसे करने के लिए दूसरों को हेरफेर करना या धमकी देना पसंद नहीं है। इसलिए मैं वही पूछूंगा जो मैं चाहता हूँ, बिना कुछ छुपाए सीधे आपसे चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप सभी विशेष हैं। मैं आपकी प्रतिभा को पहचानता हूँ और उसे महत्व देता हूँ, इसलिए मैं आपको अपने कबीले में भर्ती करना चाहता हूँ। आपका कबीला? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। हाँ, मैंने अभी तक ये कबीला नहीं बनाया है और जाहिर है मैंने किसी को भर्ती भी नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे कबीले के पहले सदस्य बने। ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो मैं अभी आपको दे सकता हूं, हालांकि मैं आपसे एक बात का वादा कर सकता हूं। एक दिन आएगा जब ये कबीला ब्लडहॉट ड्यूक हाउस जैसी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा, और इसके पहले सदस्यों के रूप में आपके पास जो शक्ति है वह ऐसी नहीं होगी जिसका कोई भी उपहास कर सके। ये सिर्फ एक कबीला नहीं होगा, यह एक सपना होगा। एक सपना जिसका केवल एक ही रास्ता है, सफलता का रास्ता। और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ वह रास्ता खोजें, मेरे अधीनस्थों के रूप में नहीं बल्कि मेरे साथियों के रूप में। इसके अलावा कृपया यह मत सोचिए कि यह सिर्फ एक बिगड़े लड़के की इच्छा है और यह केवल तब तक रहेगी जब तक मैं इससे उब नहीं जाता, क्योंकि मैं आपको यहीं और अभी यह बता दूं। मुझे सत्ता की चाहत है। मैं राज करना चाहता हूं। मैं दुनिया को अपनी हथेली में रखना चाहता हूं। और इसके लिए मैं ब्लडहॉट हाउस का उपयोग नहीं कर सकता। मेलिया थोड़ा रुकी, फिर उसने नक्स और उसकी पत्नियों पर नजर डाली और अपनी कहानी जारी रखी। मेरा एक बड़ा भाई है, चूंकि वह मुझसे 400 वर्ष बड़ा है। जब तक पिताजी परिवार के अगले मुखिया की नियुक्ति नहीं कर देते तब तक मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अतः ये तो स्पष्ट हो चुका है कि वास्तव में इस परिवार पर शासन करने वाला मेरा भाई ही होगा, मैं नहीं। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यदि मैं शासन नहीं कर सकता तो मैं छोड़ देना पसंद करूंगा। ये कबीला सिर्फ एक बिगड़े लड़के की चाहत नहीं, ये मेरा सपना है, ये जिंदगी है। और मैं इसके बारे में बहुत गंभीर हूँ। हम मुसीबतों का सामना करेंगे। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जब तक आप झुकते नहीं हैं, मैं गारंटी देता हूं कि हम हमेशा शीर्ष पर रहेंगे। इसलिए नक्स, फैल्बर्टा, स्काइला, लेन, एड्डा, थायरा, अमाया, एम्बर, एवन, क्या आप इस दुनिया में सबसे महान कुलों में से एक बनने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के इच्छुक हैं? मेलिया बोली। उसकी आंखें अनंत दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। हालांकि नक्स और उसकी पत्नियां उसकी गंभीरता को समझ सकते थे। हम क्यों? आप मेलिया ब्लडहॉट हैं। मुझे यकीन है कि यदि आप एक शब्द भी कहेंगे तो ऐसे कई लोग होंगे जो आपका अनुसरण करने को तैयार होंगे।
आप स्वयं एक शिखर महान ऋषि कल्टीवेटर हैं। आपकी नज़र में चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, हम जैसे सम्राट हैं अभी भी कमज़ोर हैं। फिर हमें भर्ती क्यों करें? नक्स ने प्रश्न किया। मैं अपने परिवार से लोगों को भर्ती नहीं कर सकता। एक कबीला एक स्वतंत्र शक्ति है और किसी ऐसे परिवार से संबंधित नहीं हो सकता जिसका किसी राज्य से राजनीतिक संबंध हो। मैंने कभी नहीं कहा कि आपको अपने परिवार के लोगों को भर्ती करना होगा। आप बाहर से लोगों को भर्ती करने के लिए बस अपने नाम का उपयोग कर सकते हैं। नक्स बोला, मुझसे नहीं हो सकता। जैसे ही मैं एक कबीला बनाऊंगा, मैं नाम में केवल एक रक्त हृदय रह जाऊंगा। ब्लडहॉट फैमिली मेरा समर्थन नहीं करेगी और मैं भी वह समर्थन नहीं चाहूंगा। मेलिया ने उत्तर दिया, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारे कुनबे में शामिल हो जाएंगे? तुम्हारे पास इसका कोई कारण नहीं है। कबीला अभी तक पंजीकृत भी नहीं हुआ है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। हम जंगल में प्रवेश करने वाले एक छोटे जानवर की तरह होंगे, बिल्कुल अकेले। तथापि आप इसे सुरक्षित खेलकर महानता हासिल नहीं कर सकते। आप अभी एक मजबूत कबीले में शामिल हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, और देर सबेर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करेंगे। हालांकि भले ही आप वह हासिल कर लें, तुम अब भी जंजीर में बंधे रहोगे, एक ऐसे कबीले से बंधा हुआ जिसने तुम्हें तैयार किया। आप उस कबीले को वापस भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, और आप कभी भी महानता हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप उस प्रकार का जीवन चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कैसियस आपको सुरक्षित बाहर निकाल देगा। तथापि यदि आप वास्तव में अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो वह हासिल करें जो 1000 वर्षों में केवल कुछ ही हासिल कर पाते हैं। फिर मेरे साथ जुड़ें और उस यात्रा का आनंद लें जो महानता की ओर ले जाती है।